to start the Unit 1 Class 12 Physics Lecture Series। और आज हमारा डिस्कशन है गॉस थ्योरम। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि फ्लक्स बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यही स्टेटमेंट होती है गॉस थ्योरम। यही स्टेटमेंट कहलाती है गॉस थ्योरम। ठीक है, यही रिलेशन आपका कहलाता है गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम हम यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, आज हमारा डिस्कशन उसी के ऊपर है। तो बेसिकली आज हम बहुत ढेर सारे डेरिवेशंस को कंसिडर करने वाले हैं। सो लेक्चर में बोर्ड मत होइएगा, डेरिवेशंस एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है और मैं जितना सिंपल आपको डेरिवेशन कराने वाला हूँ शायद ही इतना सिंपल डेरिवेशन आपको कहीं नहीं, मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो पहला वायर है, तो पहला डेरिवेशन है हमारा, इसे मैं मिटा देता हूँ। हमारा पहला डेरिवेशन सॉलिड इनफाइनाइट चार्ज वायर। इस डेरिवेशन में बेसिकली एक वायर जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है और हमने उसको लैम्डा कूलर पर मीटर पे चार्ज किया, लैम्डा कूलर पर मीटर पे चार्ज किया। किसी भी आर्बिट्ररी लेंथ एल के लिए कितना फ्लक्स आएगा हमें ये बताना है। ठीक है भाई, लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही इनफाइनाइट हो, वो भी कुछ लेंथ है। तो जो चार्ज आएगा नेट चार्ज इसमें कितना होगा, नेट चार्ज होगा लैम्डा एल। अब अगर आपको एक सरफेस चाहिए तो आप वो सरफेस कैसे ले सकते हैं, आपको वो सरफेस ऐसा चाहिए होगा कि इस वायर से वो सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हो सब सेम दूरी पर हो। तो अगर आपको एक ऐसा सरफेस चाहिए जो इस वायर से एकदम सेम दूरी पर हो, तो इमेजिन कीजिए तो एक सिलेंडर के टाइप का सरफेस हो, मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ऐसा चाहिए। तो अगर हम इमेजिन करें आर रेडियस पे जाके अगर हम एक सिलेंडर को कंसिडर करें तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस तो भाई एक सिलेंडर है, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सिलेंडर है। इसकी लेंथ हमने बोल दी है कुछ एल रही, तो एल लेंथ के सिलेंडर में चार्ज आपको कितना आया होगा, लैम्डा टाइम्स एल आया होगा, जिसमें आर आपका सिलेंडर का रेडियस है। अब सिलेंडर में दो सरफेसेस है, एक कर्व और एक अपर फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट है, ये कर्व है। अच्छा, यदि ये पॉजिटिवली चार्ज वायर होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती ना। तो ध्यान से देखिए, अगर ये मैंने सिलेंडर कंसीडर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मतलब फ्लैट सरफेस से तो क्रॉस नहीं कर रही है, फ्लैट सरफेस से क्रॉस नहीं कर रही है। किस सरफेस से क्रॉस कर रही है, कर्व सरफेस। तो जो भी आपका जो नेट फ्लक्स आएगा ना वो दो वजह से आ रहा होगा, एक आपका कर्व और दूसरा आपका फ्लक्स आ रहा होगा फ्लैट सरफेस की वजह से, और यही आपका होगा नेट फ्लक्स। तो फ्लैट सरफेस की वजह से तो फ्लक्स आया जीरो, लेकिन कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना आ रहा है, कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू योर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। या हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इधर परपेंडिकुलर टू सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितने का, 0 डिग्री। तो ये चीज़ हो गई 0, तो आंसर हो गया ई ए। तो जो आपका नेट फ्लक्स आया वो आया ई ए के बराबर। अच्छा, गॉस थ्योरम क्या कहता है, जो भी आपका नेट फ्लक्स आता है वो और किसके बराबर है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपने एल लेंथ की वायर को इनक्लोज किया था जिस पे लैम्डा का चार्ज था, तो क्यू इन आपका क्या था, क्यू इन आपका हो गया था लैम्डा एल। उस चीज़ को अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रिप्लेस कर दें, उस चीज़ को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपकी हो गई लैम्डा एल। एरिया अब क्या होगा, अगर ये आर रेडियस का गॉसियन सरफेस था, अगर ये आर रेडियस का गॉसियन सरफेस था तो आपका एरिया होना चाहिए 2 पाई आर एल। ठीक, थोड़ा सा इधर देखिएगा, ए इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बाई 4 पाई, नहीं सॉरी 4 पाई नहीं, बराबर लैम्डा एल एप्सिलॉन
एल ने एल को मार दिया, ई बराबर लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन, ठीक है, 2 पाई आर बाई एप्सिलॉन। अगर आप इसको और थोड़ा सिंपल करना चाहें तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 लैम्डा के बाई आर आपका ये आंसर। अब अगर एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का वेरिएशन अच्छा खासा है। अगर आर जीरो है, अगर आर जीरो मतलब ये रेडियस एकदम जीरो, तो वायर तो ऊपर है, वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत ज़्यादा। और अगर आर इनफाइनाइट है, मतलब आर बहुत ज़्यादा दूर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। मतलब क्या कहने का मतलब आर इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और अगर आर जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट। ठीक है, ये डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन है और कुछ नहीं। अब हमें इससे एक बात समझ में आती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional to 1 by r. So we can plot the graph like this of electric field and distance is like this. In the case of straight wire, straight infinite charge wire लिख लो, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ओके। सो आप इस चीज़ को याद रखें और ऑल द वैल्यू। तो आइए हम दो और डेरिवेशंस को लेते हैं और इन दोनों की हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि दोनों वायर के लिए। अभी जो वायर पढ़ा है वो वाली वायर नहीं, अब वायर को थोड़ा सा मोटा वायर बनाना, ठीक है, थिक वायर। तो थिक वायर में भी दो केस बने, एक बना हॉलो इनफाइनाइट वायर और एक बना सॉलिड इनफाइनाइट वायर। दोनों में फर्क क्या है समझिए। ये आपकी वायर है हॉलो इनफाइनाइट वायर, तो हॉलो इनफाइनाइट वायर पे चार्जेस कहाँ होंगे, चार्जेस आपके वायर के सरफेस पे होंगे, एक्चुअली आउटर सरफेस की इनर सरफेस पे होंगे, ठीक। क्योंकि हॉलो है, बीच में तो एयर है और कुछ है नहीं, तो चार्जेस कहाँ पे रिसाइड करेंगे, इनर सरफेस में। मतलब अगर हम इसको खोल देंगे अगर इनर सरफेस, तो सारे चार्जेस इनर सरफेस पे आएंगे। और सॉलिड वायर में केस क्या है, सॉलिड वायर में केस ये है कि अगर आइए आपकी एक सॉलिड वायर है, अगर ये आपकी एक सॉलिड वायर है, सॉलिड वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो इसके अंदर मटेरियल भरा होगा, हर एक मटेरियल पे चार्ज है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें तो एरिया वाइज है, मतलब सिग्मा है, और इसमें वॉल्यूम वाइज है, तो मतलब रो है, ठीक है। दोनों में आप बातों को समझिए। अगर मान लीजिए कि इस वायर का एक सेंटर पॉइंट में खींच पाऊँ, मतलब एक ऐसी लाइन खींच पाऊँ जो वायर के एकदम सेंटर में, उससे आर रेडियस पर अगर हमें गॉसियन सरफेस बना लें इस टाइप, उससे आर रेडियस पर हमें गॉसियन सरफेस बना लें इस टाइप, तो इस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इस गॉसियन सरफेस में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अभी हम इसको और भी डिस्कशन करते हैं। इस वायर में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, तो इस वायर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही होंगी। अब क्योंकि आपने चार्जिंग इसकी लगाई है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को थोड़ा बहुत काट रही होंगी, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस होगा, मतलब ऐसे भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज, मतलब बाहर के सरफेस पे भी चार्जेस आएंगे। तो अब देखिएगा अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर टाइप की मान ली, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ध्यान से देखें तो इस फ्लैट सरफेस के, इस वाले फ्लैट सरफेस जस्ट परपेंडिकुलर, और इस वाले फ्लैट सरफेस के भी जस्ट परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स दो वजह से आता है, जब ये आर, ये मान लीजिए कैपिटल आर, मतलब इस पूरे हॉलो वायर का रेडियस था, स्मॉल आर इस छोटे से गॉसियन सरफेस का सिलेंडर था, मतलब रेडियस था। जब आर इज लेस देन आर, जब आर इज लेस देन आर, इन दैट केस जो आपका नेट फ्लक्स आता है वो दो फ्लक्स का एडिशन होता है। कौन कौन सा, एक फ्लैट गॉसियन सरफेस और एक कर्व्ड गॉसियन सरफेस। तो फ्लैट की वजह से तो भाई देखिए यहाँ फ्लक्स क्या आया, जीरो आया,
लेकिन कर्व की वजह से आपका आएगा E 2 पाई R L। पर क्योंकि ये सेम चार्ज है, मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माना है, ये चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखिए एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसी इधर से निकल गई, इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसी निकल गई, मतलब जो इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जीरो। तो जब r लेस देन r था, मतलब गॉसियन सरफेस का रेडियस कम था एक्चुअल फॉलो बाय रेडियस से, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो थी। अब अगर हम वायर के बाहर जाके एक r कंसीडर करें और उस r से हम एक ऐसे सिलेंडर गॉसियन सरफेस टाइप बना रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना। उस केस में भी इस फ्लैट की वजह से क्या आएगा, उस केस में भी फ्लक्स दो वजह से आएगा, एक आपका आएगा फ्लैट सरफेस और एक आपका आएगा कर्व सरफेस। फ्लैट की वजह से क्या आएगा, फ्लैट की वजह से आएगा जीरो, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना ले रहा है एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड। और कर्व की वजह से क्या आएगा, कर्व की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बननी चाहिए E बराबर E इंटू 2 पाई स्मॉल r बराबर सिग्मा L। एक मिनट, सिग्मा एरिया लेंगे ना, कर्व्ड एरिया लेंगे, इस पूरी वायर का कर्व्ड एरिया लेंगे, क्योंकि वायर पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा, तो जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट वायर। तो सिग्मा इंटू 2 पाई r और L लेंथ थी तो L 2 पाई r L, तो इधर भी L और इधर भी 2 पाई कैपिटल R L बाई एप्सिलॉन। 2 पाई कैंसिल, L कैंसिल, E बराबर R एप्सिलॉन नॉट बाई स्मॉल r। अब इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिलेशन हमको ये बताता है कि अगर ये आपका हॉलो इनफाइनाइट वायर था जिसका रेडियस r था, जब हम इस वायर में इस डायरेक्शन में बढ़े तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट तक जीरो थी, इस पॉइंट पर मैक्सिमम थी, और इस पॉइंट पे हम जब घुसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी 1/r है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, अगर इसका ये नीचे में एक ग्राफ बना दूँ x और y एक्सिस में, तो टिल कैपिटल R इस रेडियस तक, ये r की एक्सिस है, स्मॉल r की इलेक्ट्रिक फील्ड, टिल दिस कैपिटल R द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज जीरो। इस पॉइंट पर आई थी मैक्सिमम और इसके बाद वेरिएशन आ गया ऐसे, ऐसे। तो इसका ग्राफ जो रिजल्टेंट निकल के आया है, तो इसका ग्राफ रिजल्टेंट निकल के आया है वो कुछ ऐसा है, देखेंगे R तक जीरो, R पे मैक्सिमम और इसके बाद से इस टाइप का वेरिएशन, ठीक है, इस टाइप का वेरिएशन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। एग्जैक्ट सेम चीज़ हम सॉलिड वायर के साथ भी करेंगे, एग्जैक्ट सेम चीज़ हम सॉलिड वायर के साथ भी करेंगे, पर सॉलिड वायर के साथ केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज़ करेंगे, बस सॉलिड वायर के साथ केस जो होगा आपका वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आप एक सॉलिड वायर हो और उस पर चार्ज दे दो रो कूलम पर मीटर क्यूब का, ठीक है, सॉलिड वायर है जिसका रेडियस है r, तो उस पर जो नेट चार्ज आना चाहिए वो आना चाहिए रो इंटू योर वॉल्यूम ऑफ वायर, या रो इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। अगर ये लेंथ L तक का हमने से कंसिडर किया है इनफाइनाइट में से L, ठीक, ये आपका क्यू नेट है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर ये वायर का मिडिल पॉइंट है और इस पॉइंट से हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो ये गॉसियन सरफेस कुछ चार्ज को इनक्लोज, हाँ, तो सॉलिड वायर के केस में अंदर अगर हम गॉसियन सरफेस सिलेंडर कंसीडर कर लें
जो कि कुछ एल लेंथ का और स्मॉल आर रेडियस का, और ये कैपिटल आर का रेडियस है, और हम बोलते हैं कि आर इज ग्रेटर दैन दिस स्मॉल आर, या स्मॉल आर इज स्मॉलर दैन दिस कैपिटल आर, जो भी दोनों में से आप बोलना चाहें। इन दैट केस फ्लक्स फिर से दो वजह से आएगा, एक आपका कर्व सरफेस की वजह से आएगा, एक आपका फ्लैट सरफेस की वजह से आएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हर एक पॉइंट चार्ज है, तो ये सारे पॉइंट्स इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज की तरह, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकालेंगे वो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी तो फ्लैट सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है 0 90 डिग्री। कर्व सरफेस की वजह से क्या होगा, कर्व सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds का मतलब है जो आपका एरिया है कर्व सरफेस का, तो r रेडियस l लेंथ, तो एरिया क्या है 2 पाई स्मॉल r l, ठीक है। अच्छा, अब इतने सरफेस में कितना चार्ज होगा, ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q enclosed by Gaussian surface will be nothing but sigma into volume of Gaussian surface, ये कुछ नहीं होगा सिग्मा इंटू पाई 2 पाई पाई आर स्क्वायर एल। तो ये जो पूरा फ्लक्स है किसके बराबर होता था, Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ Q enclosed कहाँ हो रहा है, इतने से सरफेस में से पूरा, तो इतने से सरफेस में Q enclosed क्या है, वो है सिग्मा पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, पाई आर और यहाँ से एक आर स्क्वायर और एक पाई कट गया, एल और एल कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन ई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर बाई ई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब जब हमने इस पॉइंट पे लिया तो भाई वायर चार्ज है एकदम, वायर के सरफेस में ले लीजिए, कंडक्टर चार्ज एकदम उसके सरफेस पे ले लीजिए, तो उस केस में R0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा, इस रिलेशन से मत देखिएगा, जो मैंने अभी पहला डेरिवेशन दिखाया था आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर था, उस डेरिवेशन में अगर आप R0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा। और वो ट्रुथ भी है, क्योंकि भाई चार्ज कहाँ होगा, पूरे अंदर बाहर हर तरफ होगा, चार्ज एकदम सरफेस के अगर आप ऊपर पॉइंट ले लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी मैक्सिमम, लॉजिकल। कितनी होगी वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस R को कैपिटल R के बराबर रख दो, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ठीक। अब जब इससे बाहर आएंगे तो फिर से हम एक R रेडियस का गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। अब ये जो थिक वायर है ये हमारी किस वायर की तरफ बिहेव करेगी, ये हमारी जैसे हम एक वायर के ऊपर डेरिवेशन कर रहे थे उस टाइप के डेरिवेशन पे वैरी करेगा, ठीक है, उस टाइप के डेरिवेशन पे वैरी करेगा, और उस टाइप के डेरिवेशन के हिसाब से, उस टाइप के डेरिवेशन के हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, भाई क्यू चार्ज दिए थे इस वायर को, ठीक है, तो पूरा टोटल क्यू चार्ज कितना दिए थे, सिग्मा पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एरिया जो तुम्हारा निकल के आएगा आर रेडियस के लिए पाई आर। अब यहाँ देखो जैसे ही हम बाहर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा हो गया, इनवर्स वेरिएशन हो गया। तो अगर हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करें, इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ध्यान देना थोड़ा सा स्पेस बचा नहीं है, इसलिए इतने छोटे से स्पेस में ग्राफ समझा दे रहा हूँ हम लोग को। देखो जब R0 एकदम सेंटर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर जैसे जैसे हम इधर बढ़े इस बाउंड्री कंडीशन तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ी, E वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ऐसे कुछ बढ़ी टिल विच पॉइंट, जब R पे थे इस पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम थी, उसके बाद से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे गिर रही है, हाइपरबोलिक रिलेशन के हिसाब से गिर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे गिर रही है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका स्मॉल r का रेडियस, यहाँ पर वेरिएशन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पर वेरिएशन इज ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, या ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/। क्लियर?
बीच वाले पॉइंट पे ई मैक्स। तो दोनों ग्राफ ध्यान से देखिए, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, दोनों फर्क क्या है? बस एक स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट का भी है, ऑब्वियसली फॉर्मूला चेंज हुआ है। तो ये होता है सॉलिड और हॉलो इनफाइनाइट वायर में डिफरेंस। चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसके नोट्स भेजूंगा, नोट्स में से आप उसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से मैं लिख के आपको भेजूंगा। अभी ये चीज़ मैंने समझाने के लिए दी थी, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट डेरिवेशन को देखते हैं। पॉज द स्क्रीन में नोट डाउन। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिक शीट, थिक इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो इसका मैंने आपको डेरिवेशन कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम इसको गॉस थ्योरम से थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर ये आपकी इनफाइनाइट शीट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है मान लीजिए, और सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर में चार्ज है। ठीक है, अब इस पे हम गॉसियन सरफेस कैसे मानेंगे? मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, यहाँ पे इस शीट पे जब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, अब आप कैसे मानेंगे गॉसियन सरफेस? तो इस केस में भी आप गॉसियन सरफेस एज अ सिलेंडर मानोगे। अगर आप यहाँ मानना चाहोगे तो इस सरफेस पर आप सर्कल मानोगे, और जब आप थोड़ा सा सर्कल को सिमेट्रिकली एक्सटेंड करोगे तो क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर। एक सिलेंडर जिसका की रेडियस क्या है? जिसका रेडियस आपका है सपोज आर। अच्छा, सिग्मा का वेरिएशन, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा? टोटल चार्ज इनक्लोज आपका होगा सिग्मा, सिर्फ चार्ज कितने रीजन में इनक्लोज है? तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी फ्लक्स दो वजह से आएगा, यहाँ पे भी फ्लक्स दो वजह से आएगा। सेम कहानी रिपीट होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फ्लक्स दो वजह से आएगा, एक आपका फ्लक्स आएगा फ्लैट सरफेस की वजह से, और एक आपका फ्लक्स आएगा कर्व सरफेस की वजह से। अब ध्यान दीजिए, तो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर में एंगल 90। जाहिर सी बात है इसमें से फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, तो कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स आया 0। अब फ्लैट में भी दो फ्लैट सरफेस हैं, एक फ्लैट सरफेस बी है और एक फ्लैट सरफेस ए है। ठीक है, तो फ्लैट ए और फ्लैट बी, बी सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे, हमारे भाई कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो फ्लक्स 0। लेकिन ए सरफेस में चार्ज इनक्लोज है, तो ए की वजह से फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स बाई ए बराबर होगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स बाई ए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस थिक शीट इनटू योर एरिया बराबर सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको और इसको कट कर देंगे तो ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, ये रिलेशन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है मैं आपको बताता हूँ। गॉस थ्योरम बोलता है नेट फ्लक्स बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू बाई क्यू नॉट इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये हर तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मतलब जो सिस्टम पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। तो इस सिस्टम पे जो चार्ज वायर है, चार्ज वायर एटमोस्ट आपकी कुछ मान लीजिए कुछ इस तरीके की है। जैसे कि मान लीजिए शीट है, तो इधर तो चार्ज है ही, इधर तो चार्ज है ही, लेकिन इधर भी चार्ज है, दोनों तरफ से चार्ज है ना। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। तो एक्चुअल में ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना, ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो इसीलिए हम इसको 2E लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि भाई एक सरफेस तो ये है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, एकदम सेम सरफेस पीछे भी होगा ना एक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी। तो 2E बराबर होगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के। इसका मतलब E बराबर क्या हो गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ध्यान दें तो ये कांस्टेंट है, जैसा हमने डेरिवेशन किया था। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे है, एकदम स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट ग्राफ, वेरिएशन विद द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस x।
तो x के साथ इसका वेरिएशन क्या होगा, एक्सटर्नल्स का कोई वेरिएशन नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है, इस डेरिवेशन को लिख लीजिए। इसके बाद मैं एक डेरिवेशन आपसे डिस्कस करूंगा थिक शीट के ऊपर, तो पहले आप इस डेरिवेशन को लिख लीजिए, फिर हम थिक शीट करते हैं। तो आइए हम डेरिवेशन डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट चार्ज थिक शीट का। तो थिक शीट क्या होगा, एक बहुत ही थिन क्यूबॉइड की तरह होगा। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो एक थिक शीट क्या होगा, एक बहुत ही थिन क्यूबॉइड की तरह है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है, मान लीजिए इसका कुछ एरिया होगा डी, मान लीजिए कुछ एरिया होगा डी। अगर मैं इस हिस्से को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके बनाऊँ तो कुछ ऐसे बना सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि थिक शीट है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम में तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, वॉल्यूम वाइज, तो मतलब रो का कॉन्सेप्ट आ गया। टोटल चार्ज जो इसमें इंक्लोज होगा वो रो इनटू द टोटल वॉल्यूम होगा। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस मान लूँ, अब हम अंदर से सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे। मान लीजिए ये शीट का एकदम आधा एक्सेस था, मतलब यहाँ से अगर हम ऐसे प्लेन पास करा दें, तो एक प्लेन था जो शीट को डिवाइड कर रहा था, मान लीजिए वो प्लेन है, तो इस प्लेन में आप एक गॉसियन सरफेस इस टाइप का कंसिडर कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो जब पॉजिटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ऐसे दे रहा होगा। कर्व सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी आपकी, तो कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। और इन दोनों सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या आ जाना चाहिए, इन दोनों सरफेस की वजह से फ्लक्स आना चाहिए। अगर ये एरिया ए को कंसिडर किया है तो इधर से फ्लक्स आना चाहिए ई ए, इधर से फ्लक्स आना चाहिए ई ए, तो टोटल फ्लक्स क्या है, क्यू ई ए, और ये बराबर होना चाहिए क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इतना चार्ज आपने इंक्लोज किया है, वॉल्यूम वाइज इंटीग्रेशन चल रहा था, सॉरी वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तो इतने में आपने कितना इंक्लोज किया होगा, रो इनटू द वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, क्या होगा, ये एरिया इनटू ये वाली लेंथ। ठीक है, एरिया इनटू जो भी आपने गॉसियन सरफेस की लेंथ मानी, लेंथ। अच्छा, सेंटर से मान लेते हैं कि रेडियस आ होगा आर, और आर और एल के बीच का रिलेशन क्या है, एल बराबर एल बाई टू बराबर है आर के, मतलब एल बराबर किसके, टू आर के। तो एल को हम लिख सकते हैं टू आर, टू आर इस प्लेन से दूरी है किसी भी पॉइंट पर, तो टू ई ए बराबर टू आर, ए कट गया, टू और टू कट गया, ई बराबर यहाँ नीचे एप्सिलॉन नॉट भी होगा, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी कर रही है, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम थिक शीट के एकदम इस पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलनी चाहिए हमको, और जब हम इसके बाद बढ़ना शुरू करेंगे, जब हम इसके बाद बढ़ना शुरू करेंगे तो ये जो थिक शीट है वो भी किस टाइप का शीट होगा, इनफाइनाइट शीट की तरह ही होगा। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाली थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब जब हम इस प्लेन से आर रेडियस तक बढ़ रहे थे तो वेरिएशन लीनियर था, फिर मैक्सिमम वैल्यू और वही वैल्यू चलती गई। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इस रिलेशन के हिसाब से, इस पॉइंट पे आपको ई मैक्स मिल गया और इसके बाद से कांस्टेंट मिल गया, तो ये ई है और ये आर। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे, ये थिक शीट का डेरिवेशन। इसके बाद दो और डेरिवेशन मुझे आपको कराने हैं, वो दो और डेरिवेशन को हम देखेंगे, पहले आप इसको लिखें। तो आइए आज हम अपना अगला डेरिवेशन देखते हैं। एक्चुअली दो डेरिवेशन को साइमल्टेनियसली देखूंगा, जैसे मैंने आपका वायर के केस में किया था। तो दो डेरिवेशन, एक है आपका हॉलो स्फीयर का, हॉलो चार्ज स्फीयर, या और एक आपका है सॉलिड चार्ज स्फीयर। जब आप इसका ग्राफ देखेंगे ना इन दोनों को, तो आपको लगेगा जो मैं वायर में मैंने पढ़ाया मैंने वही चीज़ रिपीट की, रियलिटी में मैंने वही चीज़ रिपीट की, बस मैंने वहाँ वायर लिया था, गॉसियन सरफेस सिलेंडर था, यहाँ स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस स्फीयर ही। तो अब देखते हैं हॉलो चार्ज स्फीयर का मतलब क्या है। ये आपका एक स्फीयर है और मैंने इस पे चार्ज दे दिया। अगर ये हॉलो है, मान लीजिए ऐसे स्फीयर है, अंदर से खोखला है, मैंने उसके सरफेस के ऊपर चार्ज दिया, अंदर से तो दे नहीं तो ऊपर चार्ज दिया, तो सरफेस कहाँ, चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा।
मतलब आउटर सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। सपोज मैंने प्लस, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगना चाहिए, लीनियर तो लगेगा नहीं क्योंकि लेंथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, बात हम एरिया की कर रहे हैं, तो लगना चाहिए हमारा सिग्मा, ठीक है, या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा कूलम को मीटर की चार्जिंग समझिए, और आर रेडियस का ये स्फीयर था ओरिजिनल। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं यहाँ कैलकुलेशन बहुत कम कराऊंगा, चाहे तो कर सकते हैं, मैं मना नहीं, पर आप दिमाग लगाइएगा तो बहुत आसान लगेगा। चार्ज ऑफ सरफेस पे, क्या अंदर कोई चार्ज है, अंदर कोई चार्ज, तो अंदर क्यूइन क्या है, 0। तो आप किसी भी आर स्मॉल आर पर अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाएं तो उसके अंदर क्यूइन क्या है, 0 आएगा, मतलब इसके हिसाब से इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स क्या है, 0 आएगा। तो फॉर आर स्मॉलर देन आर फ्लक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अब आप एकदम सरफेस पे आ जाएंगे, एकदम आप सरफेस पे आ जाएंगे। जब आप एकदम सरफेस पे आ जाएंगे, एकदम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो उस वक्त आर बराबर होगा आर के, और इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ मैक्सिमम आएगी। कितनी आएगी वो भी हम जब बड़ा रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो हम उससे निकाल लेंगे उसको, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा, ठीक। जब आर बड़ा है आर से, मतलब अब इस स्फीयर के बाहर हमने कोई पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट में मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आप एक और स्फीयर कंसिडर करेंगे। अब उस केस में ये स्फीयर कैसे बिहेव करेगा, ये स्फीयर एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा जो कि किसी स्फीयर में बंधा हुआ, और इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकलेगी। इन दैट केस योर फ्लक्स विल बी नथिंग बट E डॉट A और Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज कितना है, इस स्फीयर का सरफेस एरिया इनटू द चार्जिंग, तो EA बराबर सिग्मा इनटू पाई कैपिटल R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एरिया दिखाता है, ये वो एरिया दिखाता है जिस एरिया के हिसाब से आप फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो रेडियस यहाँ तक लिया था, तो अब इस गॉसियन सरफेस का एरिया होगा ये हो जाएगा E 4 पाई, यहाँ पर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बाई सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो जब R ग्रेटर देन R था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी, जब R विल बी इक्वल टू R, तो इसमें R को R के बराबर रखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक थिन शीट की वजह से एक साइड पे आ गई, सॉरी एक थिन शीट की वजह से पूरे में आ गई। तो ये फैक्ट ट्रू है। ये फैक्ट कैसे ट्रू है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फैक्ट ट्रू है। ये फैक्ट कैसे ट्रू मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए आपकी थिन शीट है, ठीक है। अगर मैं थिन शीट को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करूँ कि मुझे एक स्फीयर मिल जाए, तो क्या मुझे एक स्फीयर मिल गया? अरे भाई, तो एक सरफेस जो चार्ज है उसको तुम कैसे भी मोड़ दो, फ्लक्स क्या रहने वाला है, फ्लक्स नहीं बदलने वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो सरफेस से लिंक है। तो इसी वजह से ये आया था, आपका आंसर कहाँ गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो वो आपकी ऐसे आ गई। तो अगर हम इस हॉलो वाले केस के लिए अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। तो जब R था 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी 0, फिर वो बढ़ी नहीं, वो 0 कब तक थी, वो 0 तब तक थी जब तक R बराबर R नहीं हो गया। और जब R बराबर R था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम थी, उसके बाद घटी कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है इनवर्स 1/r स्क्वायर के हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई आपकी ऐसे। तो यहाँ इनवर्स रिलेशन चल रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रेडियस, तो ये इसका प्लॉट है। कुछ बुक्स में बहुत स्टैंडर्ड तरीके से इसको प्लॉट करते हैं, तो मैं आपके नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम बात करते हैं सॉलिड चार्ज स्फीयर। सॉलिड चार्ज स्फीयर क्या है? तो सॉलिड चार्ज स्फीयर बेसिकली आपका आइडिया है सॉलिड वायर, ठीक, जैसे आपने सॉलिड वायर पता वैसे सॉलिड चार्ज स्फीयर। तो इसमें होता क्या है, हमने एक सरफेस एक स्फीयर माना r रेडियस का। अब इसमें ये स्फीयर भरा हुआ है, पूरा लोहे का स्फीयर है।
तो अगर लोहे का है तो अगर आप सरफेस पे चार्जिंग दोगे तो चार्जिंग वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगी। तो अगर वॉल्यूम वाइज चार्जिंग डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगी तो आपका चार्जिंग अब क्या होगा, चार्जिंग कॉन्सेप्ट हो गया कूलम पर मीटर क्यूब के हिसाब से। ठीक, उस केस में अगर हम R पे जाके गॉसियन सरफेस कंसीडर करें तो इस गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज कितना होगा, वो होगा सिग्मा इनटू द वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, मतलब 4/3 पाई r क्यूब, रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब। और इस सरफेस पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती है नजर आएगी, तो अंदर वाले गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स भी आएगा। तो फ्लक्स क्या आएगा, वो होगा E डॉट A बराबर सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब, या E एरिया क्या होगा इस गॉसियन सरफेस का, स्मॉल r रेडियस का, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर सिग्मा 4 पाई r क्यूब बाई 3। 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर r क्यूब देते हैं कैंसिल, E बराबर रो r बाई 3। मतलब जब ऐसे ऐसे आप बढ़ेंगे तो वो रो r बाई 3 हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम ये तो केस था जब r was smaller than capital R। अब हम केस डिस्कस करते हैं when r was greater than r, तब उस केस में क्या होना चाहिए। मैं इधर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप लोग इधर देखिएगा। when r was greater than r, तो मतलब अब यहाँ कहीं हूँ और यहाँ एक बड़ा स्फीयर मान लिया। अब इस बड़े स्फीयर में चार्ज कहाँ इंक्लोज है, सिर्फ इतने में इंक्लोज है, और एरिया कौन सा आप कंसीडर करोगे, ये वाला कंसीडर करोगे। तो E डॉट A बराबर q in by एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स आपका ये होता है। तो E डॉट एरिया कौन सा, गॉसियन सरफेस का, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर q इनक्लोज कौन वाले का, q इनक्लोज तो भाई ये r रेडियस के स्फीयर तक ही है, तो q इनक्लोज हो गया रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E बराबर 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा रो R क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही वैरी करती है जैसे एक पॉइंट चार्ज के लिए किसी डिस्टेंस को वैरी करती है, बिल्कुल इनवर्स स्क्वायर रिलेशन बन रहा है। अब R ग्रेटर देन R स्मॉलर देन R की तो बात होगी, R इक्वल्स टू R पे क्या होगा, तो अगर जब R को यहाँ R रखेंगे तो आपको मैक्सिमम और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल सकती है, रो कैपिटल R बाई 3, और इस केस में भी रखेंगे तो आपको क्या मिल रही है, रो कैपिटल R बाई 3। तो मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R इज इक्वल्स टू R, मतलब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, रो R बाई 3। अब इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, इसके लिए भी हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ प्लॉट करनी ही करना है। तो देखिए ग्राफ इसके लिए कैसे चलेगा। जब R था 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0। कौन से रिलेशन से, इस रिलेशन। जब R बढ़ा लेकिन अभी R से कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे बढ़ी। एक पॉइंट हुआ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम थी और उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, रो R बाई 3 थी, रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगी, किस वेरिएशन से घटने लगी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो इसका भी ग्राफ आपका ऐसे बन गया। अब मैं ये ग्राफ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारे ग्राफ सिर्फ आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे ग्राफ कहीं ना कहीं कंपटीशन में, कहीं ना कहीं बोर्ड्स में पूछे हैं। जो मैंने आपको डेरिवेशन ये स्फीयर वाला करा है तो आईसीएससी का सबसे फेवरेट डेरिवेशन है, सीबीएसई में भी बहुत पूछता है इसको, तो इसलिए आप इस डेरिवेशन को बहुत ही मतलब लाइट मत लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही समझ के पढ़िएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है। कॉन्सेप्ट ये है, मैं अभी आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत जनरल से सवाल पूछता हूँ, लास्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर खत्म करेंगे और नेक्स्ट डे इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, फ्लक्स में अभी एक टॉपिक और बचा है जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट चिल्ला रहा हूँ, बेसिकली कौन सा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ देखिएगा। अगर एक स्फीयर है और मैं इस पे क्यू चार्ज यहाँ पे दे देता हूँ, हॉलो स्फीयर है, तो वो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा।
बिल्कुल सिग्मा के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब सिग्मा क्या होगा, अगर आप सिग्मा निकालना चाहो तो होगा Q/4/r²। लेकिन सपोज मैंने इस स्फीयर की जगह कुछ ऐसा सरफेस दे दिया जो कि एक जगह से पॉइंटेड है और मैंने Q चार्ज यहाँ दिया, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। तो अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारे पॉजिटिव चार्जेस का, मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए पोजीशन नंबर 2 है और ये पोजीशन नंबर 1 है, तो चार्ज का कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, चार्ज नहीं बोल रहा हूं, चार्ज का कंसंट्रेशन सेकेंड पॉइंट पर ज्यादा है और 1 पॉइंट पर कम है, कि चार्ज का कंसंट्रेशन 1 पॉइंट पर ज्यादा है और सेकेंड पॉइंट पर कम है, कि चार्ज का कंसंट्रेशन दोनों पॉइंट पर सेम है, या नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये एक साल जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो ध्यान देंगे तो इस एरिया, यहाँ इस पॉइंट पे एरिया सबसे ज्यादा छोटा होगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो इस वजह से सबसे ज्यादा चार्जेस यहाँ इकट्ठा होंगे ना। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगेगा? इधर। मतलब सिग्मा फॉर पॉइंट 1 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा फॉर पॉइंट 2। तो उस केस में सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसी को बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। और यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक एयर का। तो होता क्या बेसिकली, हमने मान लीजिए कंडक्टर है जो कि हमने चार्ज करके ऐसे रख दिया, और पॉइंटेड कंडक्टर, इसको हमने बहुत अच्छा चार्ज कर दिया, तो होगा क्या, सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा और लीकेज होगा। लीकेज से क्या होगा, जो आसपास की हवा होगी ना, वो उसे आयनाइज करेगा, मतलब उसको भी चार्ज करने लगेगा। जब उसको चार्ज करेगा तो मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, रिपल्शन होगा, तो एयर का मोशन आगे की तरफ होगा। और अगर हम यहाँ पे एक कैंडल रख दें तो कैंडल की फ्लेम थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, मतलब एयर की वजह से उसकी फ्लेम ऐसे हो गई। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एयर। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ भी बेसिक बुक्स वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। सो फॉर दैट थैंक यू।